हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सैयद वंश। तो सैयद वंश 1414 से स्टार्ट हुआ और 1451 तक चला। इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि मुल्तान से सैयद वंश आरंभ हुआ और बदायूं में जाके समाप्त हुआ। अर्थात इसका जो पहला शासक था वह मुल्तान का इक़्तिदार था जिसका नाम खिज्र का था, और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था जो बदायूं का इक़्तिदार था, और यहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लोधी वंश प्रारंभ हो गया, तो बदायूं में समाप्त हो गया। सैयद जो थे, सैयद सिया थे, और अन्य जो सल्तनतकाली राजवंश है सभी सुन्नी थे। यह एकमात्र राजवंश है जो सिया थे। सैयद का तात्पर्य है पैगंबर मोहम्मद के वंशज। सैयद का तात्पर्य है पैगंबर मोहम्मद के वंशज। सैयद वंश के बारे में जानने का एकमात्र मतलब सिर्फ एक ही जो स्रोत है और प्राथमिक स्रोत है जिसका नाम है तारीख़ मुबारक शाही, जिसे याह्या बिन सलिंदी के द्वारा लिखाया गया। तारीख़ मुबारक शाही मुबारक शाह के कार्यकाल में लिखी गई थी। सैयद वंश में लिखे गया स्रोत है। दरार जज्बात में सैयद कहा गया है। दरार जज्बात जो खिज्र खां का वसीयतनामा है, इसमें इन शासकों को सैयद कहा गया है, अर्थात पैगंबर मोहम्मद के वंशज कहा गया। तैमूर लंग ने इन्हें रैयत आला कहा है। किसे कहा है? खिज्र खां को रैयत आला कहा है, अर्थात ये सैयद वंश कहा गया है इनको। तैमूर लंग के द्वारा भी इनको सैयद कहा गया है, और कहा गया है कि इन्हें मुसलमानों पे शासन करने का अधिकार है। रैयत आला अर्थात अब ये जो क्षेत्र था वह तैमूर की रैयत थी, इसलिए अब इस पे खलीफा का शासन समाप्त मान लिया गया और इसे तैमूर की रैयत माना गया। खिज्र खां मुल्तान का प्रांतपति था। हमने पढ़ा ना ऊपर, इसमें यह था कि मुल्तान से आरंभ हुआ, मुल्तान से सैयद वंश आरंभ हुआ। तो यही बात थी, मतलब खिज्र का मुल्तान का प्रांतपति था। इसने दौलत खां को हरा के सल्तनत को अपने अधीन किया। इसने तैमूर के प्रति स्वामी भक्ति निभाई, अर्थात इसने रैयत आला के पद को आगे बढ़ाया और तैमूर के प्रति स्वामी भक्ति निभाई, अर्थात इसने खलीफा के प्रति स्वामी भक्ति नहीं निभाई। सुल्तान व शाह की कोई उपाधि नहीं ली, तैमूर के प्रति स्वामी भक्ति रखी, इसलिए तैमूर के ये रैयत पर शासन चलाता रहा। इसने अपने नाम से कोई सिक्के नहीं चलाए। जो भी पुराने सिक्के चल रहे थे उनकी तारीखें बदली। खुतबे में शाहरुख का नाम जुड़वाया। शाहरुख जो कि तैमूर का चौथा पुत्र था, और उसके साथ स्वयं का नाम जुड़वा दिया। यह शाहरुख को वार्षिक खराज भेजता था। कौन? खिज्र खां शाहरुख को वार्षिक खराज भेजता था। खिज्र खां ने अपने प्रशासन में सर्क, सरवर और सलीम 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया। सर्क वजीर था, सरवर प्रतिशासक था और सलीम परामर्शदाता था। अब नेक्स्ट शासक इसके बाद हुआ मुबारक शाह। मुबारक शाह ने मुबारकबाद नगर बसाया। इसने तैमूर के प्रतिनिधि पद को त्यागा। इसने वापस शाह या सुल्तान की उपाधि ग्रहण की, सिक्के चलवाए अपने नाम से और खुतबे में खुद का नाम जुड़वाया। पूर्व के जो सिक्के चले थे उसमें तुगलकों का नाम हटवा दिया। इसके समय जसरत खोखर का निरंतर विद्रोह चलता रहा, और इसके समय शेख अली जो कि काबुल का था उसने मुल्तान में विद्रोह किया। सरवर उर मुल्क जो मुबारक शाह का वजीर था, इसने सिंध पाल से कह के मोहम्मद मुबारक शाह की हत्या करवा दी। इस प्रकार मुबारक शाह का शासनकाल सरवर उर मुल्क के द्वारा सिंध पाल से हत्या करवाए जाने पे समाप्त हो गया। मुबारक शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह शासक बनता है। मोहम्मद शाह के समय वजीर सरवर उर मुल्क था। सरवर उर मुल्क के द्वारा हत्या करवाई गई। सरवर उर मुल्क वजीर था, उसके द्वारा हत्या करवाई गई। वे व्यक्ति जो शाही मर्तब अर्थात विशेष अधिकार युक्त जो भी व्यक्ति था उनकी हत्या करवा दी गई। विशेष अधिकार युक्त व्यक्तियों की हत्या करवा दी गई। सरवर उल मुल्क के साथ मीरान सदर था, उसको भी एक अच्छा पद दिया गया। सरवर उल मुल्क के द्वारा माही मर्तबों की हत्या करवा देने पर कुवाल उल मुल्क एक अन्य विरोधी गुट का शासक था, एक अन्य गुट का व्यक्ति था। उसने कुवाल उल मुल्क ने सरवर उल मुल्क की हत्या करवा दी और स्वयं वजीर पद को धारण कर लिया। मोहम्मद शाह के समय ही महमूद खिलजी जो कि मालवा का शासक था, उसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया तो मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को इसके दमन के लिए बुलाया और इसका दमन महमूद खिलजी का बहलोल लोदी के द्वारा कर दिया गया। फिर बहलोल लोदी को इसने पुत्र खाने जहाँ और लाहौर की इक्ता दी, पुत्र की उपाधि दी। पुत्र कह के पुकारा,
खान जहाँ की उपाधि दी और लाहौर की इक्ता दी, और बहलोल लोदी को जसरत खोखर के दमन के लिए उत्तर पश्चिम सीमा पे भेज दिया, लेकिन बहलोल लोदी जाके जसरत खोखर से मिल गया। इसके बाद अलाउद्दीन आलम शासन गया। जैसे ही मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई, क्योंकि इन सब की वजह से बहलोल लोदी की वजह से मोहम्मद शाह ज़्यादा समय तक ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं रहा, अंत उसकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन आलम शाह जो कि सैयद वंश का अंतिम शासक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। इसके समय वजीर और नायब गिबत पद पे हुसाम खां था। आलम शाह हुसाम खां से कोई अनबन के कारण जाके बदायूं रहने लगा। पीछे प्रशासन बहलोल लोदी ने संभाला, तो बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन आलम शाह को अपना पद ग्रहण करने के लिए बुलाया, तो अलाउद्दीन आलम शाह ने उसके प्रत्युत्तर में कहा, मैं बदायूं में संतुष्ट हूँ, दिल्ली का साम्राज्य आपको सुपुर्द है। उस समय दिल्ली का क्षेत्र सीमित था, अर्थात दिल्ली पालम तक ही सीमित थी। ये सैयद वंश के बारे में हमें जानकारी ली। ये लगभग इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अब इसके समय याह्या बिन सैयदी नाम के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार है, जिसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद सैयद वंश पूर्ण हो जाएगा। याह्या बिन सैयदी की किताब का नाम है तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही से हमें परवर्ती तुगलक और सैयद के बारे में जानकारी मिलती है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। परवर्ती तुगलक की जानकारी हमें किससे मिलती है? याह्या बिन सैयदी की तारीख़ मुबारक शाही से मिलती है। मोहम्मद गोरी से मुबारक शाह तक के इतिहास की जानकारी हमें याह्या बिन सैयदी के तारीख़ मुबारक शाही से मिलती है। हर ब्यौरा याह्या बिन सैयदी के बारे लिखने के बाद लिखा हुआ है, ईश्वर ही सच्चाई जानता है। बरनी की जो तिथियों की कमी थी उसको ये ग्रंथ पूरा करता है। इतिहासकार के द्वारा ये ग्रंथ पूरा करता है तिथियों की कमी को। इसे शिया इतिहासकार किसने कहा? JN सरकार ने कहा। सुन्नी इतिहासकार इससे रिजवी ने कहा। ये हमारा सैयद वंश कंप्लीट होता है। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।